हेलो फ्रेंड्स, आई एम साक्षी फ्रॉम लॉ प्रेप। आज हम बात करेंगे अबाउट डाइंग डिक्लेरेशन। तो अगर आप अपने लॉ के एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर आप लॉ ग्रेजुएट हैं और आप कोई भी एग्जाम्स दे रहे हैं जो कि लॉ से रिलेटेड है, जैसे कि आप एआईबी के एग्जाम देने वाले हैं या फिर आप कुछ बार काउंसिल का कोई दूसरा एग्जाम देने वाले हैं, वहीं पे आप किसी बैंकिंग या फिर जुडिशरी में कोई भी एग्जाम देने वाले हैं जिसमें एविडेंस एक्ट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो उसमें डाइंग डिक्लेरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो 99 to 100% चांस है कि वो पूछा ही जाएगा। ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एग्जाम है। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन पूछा ही जाता है। इससे रिलेटेड काफी टर्म्स हैं, काफी क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डाइंग डिक्लेरेशन। आपको डाइंग डिक्लेरेशन पे प्लेंटी ऑफ वीडियोस एंड प्लेंटी ऑफ बुक्स मिल जाएगी, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने आज का वीडियो पूरा अच्छे से देख लिया तो आई कैन मेक श्योर दैट कुछ भी इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। आपके एग्जाम में डाइंग डिक्लेरेशन रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आप आज का वीडियो पूरा देख लेते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट आया क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इन्वेंशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो वो है कि नेमो मॉरिटूरस प्रेस्यूमिटर मेंटायर, इस लैटिन मैगजीन के ऊपर ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आया था। इसका मतलब होता है कि अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विथ अ लाई इन हिज माउथ। ठीक है, सबसे पहली बात है हु इज अ मेकर, तो गॉड इज द मेकर। नेक्स्ट, अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर, तो एक आदमी अपने मेकर से कब मिलता है, तो वो मिलता है आफ्टर डेथ विथ अ लाई इन हिज माउथ। कि एक आदमी जब अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ है कि मैं मरने वाला हूं, तब उसको पता है कि आफ्टर डेथ वो किससे मिलेगा, वो भगवान से मिलेगा। तो वो कोई भी झूठ लेके नहीं मरेगा, वो लास्ट में जाते जाते हमेशा सच ही बताएगा। इसलिए कोर्ट ने ये मानते हुए इस लैटिन मैगजीन के बेसिस पे डाइंग डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट निकाला कि जब भी एक पर्सन अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ है कि वो मरने वाला है, उस टाइम वो अगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट बताता है जो कि उसके डेथ से रिजल्ट करता, मतलब डेथ से रिलेट करता है, राइट, वो जो स्टेटमेंट है वो ये बताता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ हिज डेथ, तो वो स्टेटमेंट उस केस में एडमिसिबल एज वेल एज रेलेवेंट होगा। ठीक है, तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट डाइंग डिक्लेरेशन इन्वेंट करने का। अब हम आगे बात करते हैं व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन। तो ये बताता है हमें मीनिंग ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इन सिंप्लीफाइड मैनर। तो सबसे पहले डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो 32 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोवाइडेड है। देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इन आवर इंडियन एविडेंस एक्ट, बट इसका कॉन्सेप्ट जो है वो सेक्शन 32 के क्लॉज 1 के अंदर दे रखा है कि व्हेन अ पर्सन मेड अ स्टेटमेंट, नाउ स्टेटमेंट कैन बी ओरल और रिटन। ठीक है, इट कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी ओरल और रिटन। तो व्हेन अ पर्सन मेड अ स्टेटमेंट एंड सच स्टेटमेंट रिलेट टू कॉज ऑफ हिज डेथ, राइट, वो स्टेटमेंट जो है वो उसका कॉज ऑफ डेथ बता रहा है कि व्हाई द डेथ हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड, हाउ एंड व्हाई, वो स्टेटमेंट है वो कॉज ऑफ डेथ बता रहा है, प्लस वो ऐसा ट्रांजेक्शन बता रहा है जिससे उसकी डेथ हुई है, एनी सच ट्रांजेक्शन विच रिजल्टेड हिज डेथ। तो वो स्टेटमेंट जो होगा वो रेलेवेंट होगा। कब रेलेवेंट होगा, तो सच स्टेटमेंट आर रेलेवेंट व्हेन द कॉज ऑफ हिज डेथ इज इन क्वेश्चन, जब उसकी कॉज ऑफ डेथ क्वेश्चन में होती है बिफोर एनी कोर्ट, जब उसका कॉज ऑफ डेथ क्वेश्चन में होता है बिफोर एनी कोर्ट, तो वो जो स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट होंगे। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नॉट नेसेसरी इन आवर इंडियन लॉ, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि वो जब ये स्टेटमेंट कर रहा है तब उसे लग रहा है कि मैं मरने वाला हूं। ठीक है, वो जरूरी नहीं है। नाउ एनी नेचर ऑफ प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल,
ये जो स्टेटमेंट्स है ये किसी में भी रेलेवेंट होंगे, बी इट अ सिविल प्रोसीडिंग और अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो ये है बेसिक ओवरव्यू डाइंग डिक्लेरेशन का मीनिंग का। अब हम आगे बात करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड इंग्लिश लॉ। डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो बेसिकली जब लॉन्च हुआ था तब वो एक इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट था, एंड देन आफ्टर इंडियन लॉ ने भी उसे अडॉप्ट किया, लेकिन कुछ डिफरेंसेस के साथ। तो अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि इंग्लिश लॉ में और इंडियन लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले इंडियन लॉ में एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ है वो नेसेसरी नहीं है, मतलब एट द टाइम ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट पर्सन जो है उसको एक्सपेक्टेशन हो कि मैं मरने वाला हूँ, ठीक है, वो नेसेसरी नहीं है, वेयर एज इट इज नेसेसरी अंडर इंग्लिश लॉ, ठीक है। इंग्लिश लॉ में एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ बहुत नेसेसरी होती है। नेक्स्ट आता है, इन इंडियन लॉ डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी यूज्ड फॉर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर, ठीक है, सिविल और क्रिमिनल दोनों में ये रेलिवेंट रहेंगे, लेकिन वहीं पे इंग्लिश लॉ में ये सिर्फ सिविल मैटर पे रहेंगे। नेक्स्ट, फॉर इंडियन लॉ डेक्लेरेंट मस्ट डाई आफ्टर मेकिंग डेक्लेरेशन। The person who made the statement he must die, ठीक है, it is written must die after making declaration। वो तभी relevant होगा जब वो मर जाता है वो statement देने के बाद, लेकिन only expectation is enough। इन इंग्लिश लॉ ये जरूरी नहीं है कि वो मर जाए, सिर्फ एक्सपेक्टेशन है कि वो मरने वाला है और उसने कुछ स्टेटमेंट दिया है, तो दैट विल बी रिलेवेंट एज डाइंग डिक्लेरेशन। ओके, तो ये हो जाते हैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडियन लॉ एंड इंग्लिश लॉ। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। अभी हमने जो बात करी है, तीन चीजें हमने डिस्कस की है। सबसे पहला है कि लैटिन मैगजीन जिसके ऊपर डाइंग डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट इन्वेंट हुआ था। सेकंड हमने बात करी थी डाइंग डिक्लेरेशन की डेफिनेशन। तीसरा हमने बात करा था डिफरेंस बिटवीन इंडियन लॉ एंड इंग्लिश लॉ, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसके सारे इंपॉर्टेंट केसेस। तो डाइंग डिक्लेरेशन पे जो लीडिंग केस है या लैंडमार्क केस है वो है पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939। ये डाइंग डिक्लेरेशन का लैंडमार्क केस है। आपको ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि ये जो केस है ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। आपके पास चार ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है डाइंग डिक्लेरेशन। इसमें डाइंग डिक्लेरेशन एज वेल एज कन्फेशन दोनों को कोर्ट ने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अब पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर में क्या होता है, तो इस केस में क्या होता है कि एक पर्सन था पकला नारायण स्वामी, ठीक है, वो एक दूसरे पर्सन से सम अमाउंट ऑफ मनी मांगता था, मतलब इसने 3000 रुपीज एक एक्स पर्सन से उधार ले रखे थे, ठीक है। अब वो एक्स पर्सन जो है वो इससे पैसे मांग रहा था बार बार, लेकिन ये उसको पेमेंट नहीं कर रहा था। तो एक दिन क्या होता है, पकला नारायण स्वामी उसको एक लेटर भेजता है, एक्स को लेटर भेजता है कि आप आओ और अपना पेमेंट ले जाओ, ठीक है। तो वो अपनी वाइफ को वो लेटर दिखाता है, ये एक्स पर्सन है, ये अपनी वाइफ को वो लेटर दिखाता है कि मुझे पकला नारायण ने बुलाया है कि आप आओ और अपना पेमेंट है वो लेके चले जाओ। तो उसकी वाइफ कहती है ओके यू गो। वो निकल जाता है घर से और नेक्स्ट डे 22 ऑफ मार्च को वो घर से निकल जाता है, राइट, लेकिन 23 मार्च तक वो वापस नहीं आता। तो उसकी वाइफ जाके एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल करती है। उसकी वाइफ जाके एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल करती है कि वो अभी तक नहीं आया। जब पुलिस उस मैटर पे इन्वेस्टिगेट करती है तब पुलिस को एक ट्रंक मिलता है, ठीक है, एक ट्रंक मिलता है जिसके अंदर उसकी डेड बॉडी होती है। किसकी? एक्स पर्सन की। एक्स पर्सन की डेड बॉडी इन 7 पीसेस, 7 पीसेस में उसकी बॉडी काट के उस ट्रंक में होती है। तो उसकी वाइफ जो होती है वो कोर्ट में प्रोसीडिंग फाइल करती है क्रिमिनल की, उसने पकला नारायण ने इसको मर्डर किया है, ठीक है। जब कोर्ट के सामने केस स्टार्ट होता है, प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, तब कोर्ट डिसाइड करता है मैटर ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 पॉइंट्स। सबसे पहला क्या कि सर्कमस्टांसेस,
सर्कमस्टांसेस क्या थे कि ही टोल्ड टू हिज वाइफ दैट उसने पैसा देने के लिए बुलाया है मुझे, तो वो था सर्कमस्टांसेस, ठीक है। नेक्स्ट, मोटिव। अब इसके पास इनफ मोटिव था टू किल एक्स पर्सन। क्या मोटिव था? कि वो उससे पैसा मांग रहा था और ये पैसा नहीं देना चाहता था। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन क्या है कि पाकला नारायण स्वामी ने एक बॉक्स परचेज किया था, ट्रंक, ठीक है। ये जो ट्रंक है ये पाकला नारायण स्वामी ने परचेज किया था एक दिन पहले। उसको जिस दिन बॉडी मिली थी उससे 2 दिन पहले उसने उसको परचेज किया था। तो ये जो है ये एक ट्रांजैक्शन था कि ये जो बॉक्स है ये पाकला नारायण ने परचेज किया था। तो कोर्ट ने इन तीनों के बेसिस पे उसको गिल्टी मान के पनिश किया पाकला नारायण को, ठीक है। तो अब इसमें डाइंग डिक्लेरेशन कौन सा था? तो इसमें डाइंग डिक्लेरेशन था ये वाला कि उसने जाने से पहले अपनी वाइफ को बोला कि उसने मुझे बुलाया है और वो पेमेंट करने के लिए मुझे बुला रहा है। तो ये था डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केस पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। नेक्स्ट आ जाता है डाइंग डिक्लेरेशन इज रेलेवेंट अंडर बोथ सुसाइड एंड होमिसाइड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई मार रहा है, इफ एनीबडी इज किलिंग यू, तभी वो डाइंग डिक्लेरेशन होगा। अगर आप सुसाइड भी कर रहे हैं और अपनी कॉज ऑफ डेथ बता रहे हैं, ठीक है, तो वो भी डाइंग डिक्लेरेशन फॉल करता है एज पर द लीडिंग केस ऑफ शरद बिरविजन शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें हेल्ड किया है कि सुसाइड जो होता है उसे भी एज डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल हो सकता है। सुसाइड कैसे? तो जो सुसाइड लेटर होता है आपका, ठीक है, सुसाइड लेटर, वो भी बेसिकली डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है। नेक्स्ट केस है हमारा रशीद बेग वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें बोला है कि व्हेन डाइंग डिक्लेरेशन इज सस्पिशियस इट शुड नॉट बी एक्टेड अपॉन अनलेस corroborated विथ अदर एविडेंस ऑफ ट्रस्टवर्दी विटनेस। अगर कोर्ट को डाइंग डिक्लेरेशन सस्पिशियस लग रहा है कि ये सही नहीं है, तो उसमें आप उसको सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं बना सकते जब तक कि आप किसी दूसरे एविडेंस के साथ उसको कॉरोबोरेट नहीं कर देते। नेक्स्ट केस है हमारा धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें ये बोला गया है कि एफआईआर कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज डाइंग डिक्लेरेशन। अगर एक पर्सन है एक्स, वो एफआईआर देता है पुलिस ऑफिसर के सामने, ठीक है, कि एक वाई पर्सन ने मुझे नाइफ से स्टेप किया है, और वो एफआईआर लिखवा के घर जाता है एंड फिर आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू सच स्टेपिंग। वो जो घाव होता है वो फॉर टाइम बीइंग उसकी डेथ हो जाती है। तो उस केस में उसने जो एफआईआर दी थी वो भी एडमिसिबल होगी एज डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नेक्स्ट आ जाता है मॉक्सुदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। इसमें बोला गया है कि इफ पर्सन सर्वाइव्ड, ठीक है, आफ्टर गिविंग डाइंग डिक्लेरेशन, इफ अ पर्सन सर्वाइव्ड, तो उसमें क्या होगा? जैसे कि हमने इंडियन लॉ में पढ़ा था कि डाइंग डिक्लेरेशन के बाद द डिक्लेरेंट मस्ट डाई, ठीक है, लेकिन इफ द पर्सन सर्वाइव्ड, तो उस केस में उस स्टेटमेंट का क्या होगा? क्या वो रेलेवेंट होगा? ठीक है, तो मॉक्सुदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये कहा गया है कि इन दैट केस वो स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा, लेकिन नॉट अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1 बट अंडर सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है? वो कहता है कि कोई भी प्रीवियस स्टेटमेंट जो कि प्रूव नहीं हो पाया, ठीक है, तो उसको आप यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कॉरोबोरेटिंग ऑफ एनी विटनेस। कोई अक्यूज्ड को कॉरोबोरेट करने के लिए वो स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं, एंड ऑल्सो फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो कॉरोबोरेशन अंडर 157 एंड कॉन्ट्रडिक्शन अंडर सेक्शन 145 वो स्टेटमेंट्स यूज हो सकते हैं इफ द पर्सन सर्वाइव्ड आफ्टर गिविंग डाइंग डिक्लेरेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वीन एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला, ठीक है। इसमें बोला था पर्सन इफ अनएबल टू स्पीक कैन गिव डाइंग डिक्लेरेशन बाय साइंस एंड जेस्चर। इफ अ पर्सन इज अनएबल टू स्पीक, ठीक है, वो डम्ब है या फिर वो इतनी सीरियस कंडीशन में है कि वो नहीं बोल सकता, तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो जो जेस्चर करेगा
वो जेस्चर भी डाइंग डिक्लेरेशन में एडमिसिबल रहेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी ओरल और रिटन और जेस्चर्स ऑल्सो। ठीक है, लाइक इशारों में जो उसने बताया है वो भी एडमिसिबल रहेगा एज अ डाइंग डिक्लेरेशन इफ द पर्सन इज अनएबल टू स्पीक। नाउ नेक्स्ट, कैन इट बी सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन? क्या सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे किसी अक्यूज्ड को आप कन्विक्ट कर सकते हैं? तो उसका आंसर हमें मिलता है कोशा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा के केस में। इसने बोला है कि यस, डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन इफ इट इज ट्रू एंड रिलायबल। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि डाइंग डिक्लेरेशन इज ट्रू एंड रिलायबल तो इट कैन बी सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मान लो अगर दो डाइंग डिक्लेरेशंस आ जाते हैं। ठीक है, एक एक्स पर्सन है, उसने 2 डाइंग डिक्लेरेशन दे दिए, तो हमें कौन से पे बिलीव करना पड़ेगा? अगर कोर्ट के सामने 2 और मोर डाइंग डिक्लेरेशन आ जाते हैं, इट कैन बी एनी नंबर, तो कोर्ट किस पे बिलीव करेगी? तो कोर्ट उस डाइंग डिक्लेरेशन पे बिलीव करेगी जो कि उसको सबसे ज्यादा ट्रू एंड रिलायबल लगे। ठीक है, उस डाइंग डिक्लेरेशन पे कोर्ट बिलीव करेगी जो उसको सबसे ज्यादा ट्रू एंड रिलायबल लगेगा। नेक्स्ट, क्या डाइंग डिक्लेरेशन किसी के सामने भी दे सकते हैं या सिर्फ मैजिस्ट्रेट के सामने दे सकते हैं? ओके, कैन डाइंग डिक्लेरेशन बी गिवन बिफोर एनी पर्सन और ओनली बिफोर मैजिस्ट्रेट? ठीक है, इसका आंसर है कि इट कैन बी गिवन बिफोर एनी पर्सन। आप किसी को भी डाइंग डिक्लेरेशन दे सकते हैं। लाइक इन द केस ऑफ पाकला नारायण स्वामी, उसने एक्स पर्सन ने किसके सामने डाइंग डिक्लेरेशन दिया था? तो उसने दिया था अपनी वाइफ को। ठीक है, उसने दिया था अपनी वाइफ को डाइंग डिक्लेरेशन। तो उसी तरीके से आप डाइंग डिक्लेरेशन किसी को भी दे सकते हैं, लाइक योर एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली, रिलेटिव और एनी अदर पर्सन, पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, कोई भी हो सकता है। मतलब आप पुलिस ऑफिसर के सामने भी डाइंग डिक्लेरेशन दे सकते हैं एज पर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। एक कन्फेशन जो होता है, जो कि बिफोर पुलिस ऑफिसर दिया जाता है, उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब इन केस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन वो किसी को भी दिया गया हो, उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है। लेकिन अगर वो मैजिस्ट्रेट के सामने दे दिया जाए तो उसकी वैल्यू बाकी स्टेटमेंट से हाई रहती है। ऑलराइट, जब वो मैजिस्ट्रेट के सामने दे दिया जाता है तो बाकी स्टेटमेंट से उसकी वैल्यू हाई रहती है। तो ये है हमारे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग डाइंग डिक्लेरेशन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक कॉन्सेप्ट हमारा बाकी रह गया है कि डाइंग डिक्लेरेशन की लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में डाइंग डिक्लेरेशन होना चाहिए? तो हम अगर बोल के दे रहे हैं ओरली और इन राइटिंग, तो हम लैंग्वेज डिसाइड कर सकते हैं। बट अगर हम जेस्चर्स में दे रहे हैं तो इज इट पॉसिबल टू डिसाइड एनी लैंग्वेज फॉर द जेस्चर? नो। तो वही सेम केस है फॉर द पर्पज ऑफ ओरल एंड रिटन स्टेटमेंट कि देयर इज नो पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग डाइंग डिक्लेरेशन। आप किसी भी लैंग्वेज में डाइंग डिक्लेरेशन दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई दूसरी लैंग्वेज में दिया है तो कोर्ट विल मेक श्योर, कोर्ट या द मैजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग द डाइंग डिक्लेरेशन विल मेक श्योर कि उसको ट्रांसलेट कर दिया जाए इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। ठीक है, उसको ट्रांसलेट कर दिया जाए इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। और जैसे ही उसे ट्रांसलेट कर दिया जाता है, और अगर मान लो जिस टाइम वो दे रहा है डाइंग डिक्लेरेशन उसी टाइम उसको ट्रांसलेट कर दिया, तो उसका हर पैरा जो है वो उस पर्सन को सुनाया जाए जिसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया है, उसको कंफर्म करवाया जाए कि क्या ये सही है। तो जब वो कंफर्म हो जाएगा तो वो एक वैलिड डाइंग डिक्लेरेशन मान लिया जाएगा। ओके, आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग डाइंग डिक्लेरेशन। अगर और भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू।